हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी के सीरीज में आज साइंस में हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स का ये मॉक टेस्ट 2 है। इसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। देखिए, दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। और पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कूट का चयन करना है। तो पहला हमारा है स्टेटमेंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब समतल दर्पण पे हम लोग कोई भी प्रतिबिंब बनाते हैं तो जितना वस्तु का आकार रहता है उससे बड़ा जो है उसका आकार बनता है। दूसरा हमारा है कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पे बनता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो प्रतिबिंब हमारा बनता है, सपोज करते हैं वस्तु हमारी यहाँ है और प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो उसकी दूरी होगी वो समान होगी। तीसरा हमारा है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमन में होता है। अब ये पार्श्व प्रतिलोमित क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा जो दायां हाथ है वो हमारे मिरर में हमारे बाएं की तरफ दिखता है, तो ये क्या है? पार्श्व प्रतिलोम है, मतलब जो है साइड इफेक्ट दिखा रहा है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा है वो भी सही है। चौथा है प्रतिबिंब आभासी होता है, तो ये भी सही है। जब भी समतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है। अब आभासी का मतलब क्या है? देखिए, जब भी हम लोग प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है। और जब भी हम लोग प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है? आभासी है। तो समतल दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी। इसका मतलब चारों जो हमारे स्टेटमेंट है वो सही है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर पहला है ही नहीं, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। जो सी है, चारों हमारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। आप लोग समतल दर्पण के बारे में ये सब देख लोगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देखिए, बात करते हैं। देखिए, समतल दर्पण के बारे में तो हमने लिख लिया। जो दर्पण होता है वो एक होता है आपका उत्तल दर्पण और एक आपका होता है अवतल दर्पण। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण, तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोगों ने यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है, 4 पॉइंट आप लोग जरूर से नोट कर लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें भी जो प्रतिबिंब होता है वो भी आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। और हमने समतल दर्पण में भी देखा था कि जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो हम लोग बोलेंगे कि वास्तविक बनता है। अब देखिए, बात करते हैं उत्तल दर्पण में। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। यहाँ क्या है? सीधा बनता है। और अगर बात करें अवतल दर्पण में तो इसके अपोजिट में होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा ये। और बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे वस्तु से छोटा। ये क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। और बात करते हैं, देखिए जब हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं तो जब अवतल दर्पण जो हमारा होता है उसको जब हम लोग ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके आते हैं, तो जब नजदीक ज्यादा जाता है तो जो ये क्या है? उत्तल दर्पण ऐसा बिहेव करने लगता है। इसका मतलब जब हम लोग निकट लाते हैं, एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, निकट लाने पे, निकट लाने पर जब भी हम लोग अवतल दर्पण को ऑब्जेक्ट के निकट लाते हैं तो उस समय क्या बनता है? जो हमारा स्थिति बनती है वो कैसी बनती है? आभासी। जो प्रतिबिंब हमारा होता है वो आभासी होता है और कैसा होता है? सीधा होता है। इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा जब हम लोग ऑब्जेक्ट के निकट पे लाएंगे दर्पण को तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। ये रहा हमारा आभासी और ये रहा हमारा सीधा। तो उत्तल दर्पण की तरफ ये बिहेव करने लगता है, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनेगा। अगर आपके एग्जाम में पूछता है नॉर्मली कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, तो हम लोग बोलेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन अगर पूछेगा कि जो अवतल दर्पण है वो वस्तु के काफी निकट है तब कैसा बनेगा, तो हम लोग बोलेंगे आभासी और सीधा बनेगा। तो हम लोग इसको भी याद रख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु की आभासी और विवर्तित छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया सकता है? देखिए, यहाँ पे क्या है? आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? पहला है उत्तल दर्पण और
उत्तल लेंस दोनों का, दूसरा है केवल उत्तल लेंस का, तीसरा है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, और चौथा है केवल अवतल लेंस का। तो देखिए यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का यूज कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का यूज कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो उत्तल लेंस से मिलते हैं। मतलब जब यहाँ पे दर्पण रहेगा तो इधर आपका लेंस रहेगा, तो जो अवतल दर्पण होता है उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो उत्तल लेंस से मिलते हैं। अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस जो होता है उसके जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो किससे मिलते हैं, उत्तल दर्पण से मिलते हैं। उत्तल दर्पण से मिलते जुलते हैं, मतलब जितने इसके कैरेक्टर रहेंगे उतने इसके भी कैरेक्टर रहेंगे। और यहाँ पे बोल रहा है दर्पण अवतल दर्पण के जितने कैरेक्टर रहेंगे वो उत्तल लेंस के कैरेक्टर से मैच करेंगे। इसलिए हम लोग दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग दोनों का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रहा है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्त काल कितना होगा। देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है। आवर्त काल, आवर्त काल जो होता है जिसको हम लोग टी से डोनेट करते हैं, जो टी होता है इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं 1 आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 आवृत्ति हो गई। आवृत्ति को हम लोग एफ से दर्शाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ से होती है। अब क्या कह रहा है कि जो टी है आपका वो पूछ रहा है और क्या दिया है, आपकी आवृत्ति दी गई है, क्योंकि यहाँ पे है हर्ट्ज और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ 5000 लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो जो टी इक्वल टू आएगा वो आपका आएगा 0.002, ये आपका आएगा सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। 0.002 सेकेंड जो है वो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 में। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पे रखता हूँ। एक लड़का है वो क्या कर रहा है, जो रेल की पटरी है उस पर क्या कर रहा है, अपना एक कान रख रहा है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे दिया है उपरोक्त कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन सा प्रेक्षण है और कौन सा निष्कर्ष है। ठीक है, तो जो प्रेक्षण मतलब जो भी उसने देखा, जो देखेगा वो प्रेक्षण रहेगा और जिस नतीजे पे पहुंचेगा वो जो चीज उसको समझ में आएगी कि ऐसा इसलिए हो रहा है तो वो उसका निष्कर्ष रहेगा। तो पहला हमारा ए है कि मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। मतलब जो ध्वनि है वो वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा जल्दी सुन लेता है। तो वो क्या है, प्रेक्षण है कि निष्कर्ष है, ये उसका प्रेक्षण है कि वो क्या कर रहा है, जल्दी सुन ले रहा है, वो उसका प्रेक्षण है। दूसरा हमारा है वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है, तो ये इसका निष्कर्ष निकाला गया है कि जो वायु की तुलना में जो ध्वनि होती है, ध्वनि स्टील में अधिक गमन करती है। तीसरा हमारा है गैसों की तुलना में ध्वनि ठोस में अधिक चाल से गमन करती है, तो ये भी क्या है, इसका निष्कर्ष है कि गैस की जो तुलना होती है उसमें जो ध्वनि होती है वो ठोस की चाल के बजाय जो होती है अधिक चाल से गमन करती है। तो देखिए जो पहला हमारा है वो तो प्रेक्षण हो गया, वो तो देखा हुआ है कि जो है मैं ऐसे सुन लेता हूँ, ये तो पहला जो है ए क्या हो गया, प्रेक्षण हो गया। तो जो हमारा स्टेटमेंट नंबर बी ए है वो तो गलत हो गया कि यहाँ दिया है बी प्रेक्षण है। यहाँ हमारा है बी नंबर का स्टेटमेंट कि ए जो है वो प्रेक्षण है, बी और सी जो है वो निष्कर्ष निकाला है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी में है, जब हम लोगों ने चैप्टर्स को कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, और ये 14 में पूछ चुका है क्वेश्चन कि जो आपका सूची छिद्र जो कैमरा है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। क्या वो आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा बनता है, क्या वो वास्तविक बनता है, सीधा बनता है, रंगीन और छोटा बनता है। तीसरा हमारा है वास्तविक, उल्टा, श्याम और श्वेत, मतलब आपका ब्लैक एंड व्हाइट एवं छोटा बनता है। चौथा है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, रंगीन बनता है और छोटा बनता है। तो देखिए जो सूची छिद्र जो कैमरा हमारा होता है, जो उसमें प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक बनती है, आभासी कभी भी नहीं बनती है और हमेशा उल्टा बनता है। और अगर पिक हमारा फिगर है वो अगर रंगीन है तो जो हमारा चित्र जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी रंगीन ही रहेगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा,
उल्टा बनेगा, रंगीन और छोटा बनेगा। हम लोग को इसको याद रखना है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में यही चीज बार बार पूछता है। जब भी सूची छिद्र कैमरे का क्वेश्चन उठाएगा तो आपसे यही सिर्फ पूछेगा कि जो उसका प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है। तो हम लोग याद रखेंगे वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, रंगीन और छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों का कार्य करने की आवृत्ति कैसी होती है। जो पराश्रव्य ध्वनि उपकरण होते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है, तो दिया है 2000 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। यहाँ दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नीचे दिया गया है 20 हर्ट्ज से कम होती है, और चौथा दिया है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पे बोला है पराश्रव्य ध्वनि, और 20,000 से अधिक जो आपकी ध्वनि होती है उसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अब देखिए पराश्रव्य ध्वनि का मतलब क्या हो गया। पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उसकी जो आपकी साउंड होती है उसको क्या करते हैं, जो कुत्ता बिल्ली जो चमगादड़ होते हैं वो लोग सुन सकते हैं। तो जो आपका ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो गया। अब देखिए बात करते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम, जो 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य बोलते हैं। मतलब यह है कि मनुष्य इसको सुन नहीं सकता है। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मतलब ये होता है मनुष्य इसको सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि रहेगी 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगी उसको हम लोग श्रव्य बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से कम रहेगी तो उसको हम लोग अवश्रव्य बोलेंगे, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगी तो उसको हम लोग पराश्रव्य बोलेंगे। ये तीनों आप स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मानव नेत्र के रेटिना पे बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पे लगभग कितने समय तक रहता है। तो देखिए जो रेटिना पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना बनता है। तो बोल रहा है कब तक रहता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को हटा दें तब भी जो है प्रतिबिंब बना रहता है। कब तक, 1/50 सेकेंड तक, 1/15 सेकेंड तक जो हमारी प्रतिबिंब रहेगी वो हमारी आंखों पे बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे लिख सकता है 1/16, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पृष्ठों पर प्रकाश गिर रहा है। यहाँ S1 है, यहाँ S2 है और यहाँ S3 है, और ये क्या है, लाइट गिर रही है। बोल रहा है पृष्ठ जिन पर आप आयतन कोण और परावर्तन मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है कौन से हैं। ऐसा कौन सा पृष्ठ है जिसपे आपतन और परावर्तन कोण बराबर है। तो देखिए यहाँ गिरते हुए दिखाया है, तो जितने भी पृष्ठ हैं सभी तीनों पृष्ठों पे क्या है, आपतन और परावर्तन कोण बराबर है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे आ रही है और इसी दिशा में जा भी रही है, तो जो आपतन और परावर्तन जो कोण है वो बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो आपका सीटेट एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, कोई भी अगर फिगर दिया गया तो फिगर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं फिगर को उठा के ही पूछ देते हैं। इसके पहले हम लोगों ने आहार नाल का फिगर को किया हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके फिगर को किया हुआ है, और यहाँ पे क्या है प्रकाश के परावर्तन का फिगर आपको देके पूछ दिया है, और यहाँ क्या है मानव के नेत्र का फिगर दिया है। तो इस प्रकार से जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आप लोग फिगर को काफी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ए, बी, सी और डी द्वारा अंकित भागों का नामांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये आंख का फिगर है और आपको 4 दिए गए हैं कि ए, बी, सी और डी क्या दर्शा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मानव नेत्र का जो फिगर होता है उसको देख लेते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग हिंदी में नाम याद रख लेंगे और पूछ देगा वो इंग्लिश में। तो देखिए अगर हम लोग ए को देखते हैं तो जो ए हमारा है वो क्या है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये रहा, यहाँ से दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, इसको यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पश्चिमाभि पेशियां बोल रहे हैं। तो क्या ऑप्शन में पश्चिमाभि पेशी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है यहाँ पे दिया है पश्चिमाभि, और जो बी है उसमें दिया है परितारिका, सी में दिया है परितारिका और डी में दिया है पश्चिमाभ पेशी। इसका मतलब ए और डी दोनों सही हो सकता है। अब हम लोग बी को देखते हैं, जो बी है वो क्या है, बी हमारा यहाँ पे है, ये रहा। इस फिगर को अगर हम लोग बनाए तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ये फूला हुआ भाग है। तो जो बी हमारा है वो क्या, हम लोग बी को देखते हैं
तो देखिए अगर इस फिगर में हम लोग देखते हैं तो जो हमारा ये पोर्शन है, ये रहा ये पोर्शन जो हमारा फिगर में है, वही जो है वो बता रहा है बी है। अब वो क्या है, पुतली। जो बी है वो क्या है, पुतली है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बी दिखाया गया है, बी क्या है, पुतली है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बी पुतली है, ये तो ठीक है। और डी में दिया है परितारिका है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो ही सही होगा। यहाँ पे दिया है पुतली और सी दिया है लेंस। देखिए ये जो सी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहाँ गया लेंस आपका, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, ये आपका लेंस है और सी आपका यहीं पे दिया गया है। तो देखिए ये आपका इंग्लिश में पूछ दिया, तो ये हम लोग का हो गया सी लेंस हो गया। और डी जो है वो कार्निया है। तो ये जो हमारा है ये चीज सबसे आउटर जो आंख का है वो क्या है, कार्निया है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारा सबसे आउटर पोर्शन है वो क्या है, ये कार्निया। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा और जितनी भी चीजें हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजें दिखाई गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण और एक उत्तल लेंस दिया गया है। किसी प्रतिबिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। या तो देखिए क्या दिया है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस आपको दे दिया गया है। आपको विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना है, आप लोग कौन सा यूज करोगे, पहला है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए जब लेंस लेंस दोनों होता है तो इनके जो कैरेक्टर होते हैं वो अपोजिट होते हैं। मतलब अवतल लेंस का कैरेक्टर दूसरा रहेगा और उत्तल लेंस का कैरेक्टर दूसरा रहेगा। तो बात कर लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का कैरेक्टर अपोजिट रहेगा, तो दोनों विवर्धित प्रतिबिंब नहीं देंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो दोनों हमारे ऑप्शन गलत हो गए। अब बात करते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो देखिए ये जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे दर्पण रहेगा तो यहाँ पे लेंस आएगा, तब दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं। तो जो अवतल दर्पण होगा, जैसा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनेगा उसी प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनेगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो सही हो गया। डी देख लेते हैं, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए दोनों चीज एक ही चीज दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए जो आपका अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस और क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, उनका जो कैरेक्टर होगा वो सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंझकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। जो सितार वादक होते हैं जब भी वो सितार बजाते हैं तो अपने जो डोरी होती है, जो सितार की जो डोरी होती है उसको समायोजित करते हैं, मतलब उसको इधर उधर करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या वो ध्वनि की तीव्रता के लिए करते हैं, दूसरा है सितार की डोरी का तारोतोड़ ठीक करते हैं, तीसरा है सितार की डोरी द्वारा उत्पन्न ध्वनि की प्रबलता को ठीक करते हैं, और चौथा है कंपन के आयाम को ठीक करते हैं। तो देखिए जो सितार वादक होते हैं वो कंपन की, जो सितार की जो डोरी होती है उसकी तारत्वता को ठीक करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगर किसी चीज की तारत्वता जो होती है, तारत्वता इसको हम लोग बोलते हैं तीव्रता। अगर तारत्वता बढ़ जाती है तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है वो क्या होती है, पतली होती है। जैसे जो औरतें होती हैं उनकी जो वॉइस होती है वो पतली होती है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो तारत्वता होती है वो बढ़ी रहती है। और अगर तारत्वता जो है, तारत्वता कम होती है तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो जो पुरुषों की जो वॉइस होती है, जो पुरुषों की आवाज होती है, उनकी जो तारत्वता होती है वो कम होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे सीटेट में कि जो महिलाएं होती हैं जो उनकी आवाज होती है वो पतली होती है, क्यों, तो हम लोग बोलेंगे उनकी जो तारत्वता होती है वो अधिक होती है, इसलिए जो उनकी आवाज होती है वो पतली होती है। तो एक और क्वेश्चन आप लोग का बन गया, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे। तो देखिए करना क्या है कि किसी प्रकाशित पेंटिंग को किसी दीवार पर प्रक्षेपित करना है, तो किसका यूज करेंगे, पहला है अवतल लेंस का, दूसरा है समतल दर्पण का,
तीसरा है उत्तल लेंस का और चौथा है उत्तल दर्पण का। तो देखिए दर्पण का तो यूज नहीं होगा, जब भी होगा लेंस का यूज होगा। तो किस लेंस का यूज होगा, अवतल लेंस का होगा या फिर उत्तल लेंस का होगा, तो हम लोग उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। हम लोग उत्तल लेंस का यूज करेंगे ताकि जो प्रतिबिंब है वो फैल के बने। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप वस्तु के कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, आवृत्ति घट रही है, आयाम बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तरत्वता बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तरत्वता घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं, और चौथा हमारा है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग घटाते हैं और जो आयाम है उसको हम लोग बढ़ाते हैं, तो क्या होती है, जो तारत्वता होती है, जो तारत्वता होती है वो क्या होती है, वो आपकी घटती है, तरत्वता घटती है। और जो आपकी प्रबलता रहेगी, प्रबलता वो भी क्या होगी, घटेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है उसका कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ दिया तरत्वता बढ़ता है तो ये होगा नहीं, यहाँ तरत्वता घटता है प्रबलता बढ़ती है तो ये तो घटती है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ दिया है ध्वनि की तरत्वता जो है वो घटती है और प्रबलता दोनों घटते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। जब भी आवृत्ति घटेगी तो तारत्वता घटेगी और प्रबलता भी घटेगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पानी के अंदर वायु का बुलबुला डैश की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ बोला है पानी के अंदर है बुलबुला, कैसा कार्य करेगा, उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, समतल उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा या फिर अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। तो देखिए दर्पण की तरह तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। दूसरा जो हमारा है बी, समतल और उत्तल लेंस की तरह दोनों की तरह कभी व्यवहार नहीं कर सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है उसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि जो बुलबुला है वो कैसा है, वायु का जो बुलबुला है वो पानी के अंदर है, इसलिए वो कैसा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इस प्रकार से व्यवहार करेगा। और उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, बीच में फुला हुआ होता है, किनारे किनारे चपटा होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर सी है वैसा वो व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दर्पण में देखने पर मनुष्य का दायां हाथ बायां दिखाई देता है और बायां हाथ दायां, इसका क्या कारण है। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है पार्श्व परावर्तन, तीसरा है विसरित परावर्तन और चौथा है अपवर्तन। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो भी चीजें दर्पण में दिखती है, समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। जो समतल दर्पण होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, जो राइट आईज होती है वो लेफ्ट में दिखाई देती है और जो लेफ्ट होती है वो राइट में दिखाई देती है। हालांकि हमें पता नहीं चलता है लेकिन वो वैसे ही दिखाई देती है। तो ये किसके कारण होता है, पार्श्व परावर्तन कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। छाया का रंग होता है हमेशा। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन ये पूछा क्यों है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में एक लाइन दिया गया है कि छाया का रंग हमेशा काला होता है, तो वहीं से उठा के ये क्वेश्चन पूछ दिया है। ये आपका प्रीवियस में क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला हमारा है श्वेत, दूसरा है वस्तु के रंग का, तीसरा है काला और चौथा है इंद्रधनुषी। तो हमने बताया कि ये क्या होता है, काला कलर का होता है। अच्छा वस्तु के रंग का कौन सा है, सूची छिद्र कैमरा जो होता है, सूची छिद्र कैमरा जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के रंग का ही होता है। सपोज करते हैं अगर वस्तु रेड कलर की होती है तो उसकी जो प्रतिबिंब होती है वो भी रेड कलर की ही बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से पारदर्शी वस्तुओं का समुच्चय है। ऐसा कौन सा समुच्चय जो पारदर्शी वस्तुओं का है। पारदर्शी मतलब कि जो प्रकाश होती है वो आर पार चली जाती है। तो लेंस हो गया, दर्पण हो गया और ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो देखिए जो आपका दर्पण होता है, दर्पण क्या होता है, एक तरफ से पॉलिश होता है, जैसे हम लोग जो मिरर में देखते हैं वो क्या होता है, दूसरी तरफ से पॉलिश होता है वो। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, कांच हो गया, दर्पण हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो फिर से यहाँ दर्पण दे दिया इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो दर्पण होता है वो क्या होता है, एक तरफ से वो आपका पॉलिश क्या रहता है, तो वो पारदर्शी नहीं है। तीसरा है लेंस, कांच और पॉलीथीन। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। लेंस, कांच और पॉलीथीन जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। चौथा है पॉलीथीन, गोली ट्रेसिंग पेपर और गोलीय दर्पण। तो फिर से यहाँ पे दर्पण है इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पेरिस्कोप होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं,
पहला हमारा है कि पनडुब्बियों में करते हैं, दूसरा है युद्ध टैंकों में करते हैं, तीसरा है सैनिकों के बैंकरों में करते हैं और चौथा है फिर सभी में करते हैं। तो देखिए जो पेरिस्कोप होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है और इसका जो उपयोग होता है पनडुब्बी में भी होता है, युद्ध टैंकों में भी होता है, सैनिक के बंकरों में भी होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो साइड मिरर होते हैं, जो हमारी वाहनें होती हैं उसमें क्या होती है, एक बगल में क्या होता है, इस प्रकार से आपका लगा होता है, एक मिरर लगा होता है। तो उसमें सबसे पहली बात है कि क्या यूज होता है, तो हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण यूज होता है। फिर बोल रहा है क्यों होता है। पहला ऑप्शन है यह कम क्षेत्र को दर्शाता है, दूसरा है यह अधिक क्षेत्र को दर्शाता है, तीसरा है यह वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है और चौथा है बी और सी दोनों। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोला है बी और सी दोनों। तो जो सी है बोल रहा है वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। सपोज करते हैं ये आपका मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, इसके पीछे कोई ट्रक आ रही है, अब वो क्या करेगा, ट्रक को बड़ा करके दिखाएगा। तो जो ये आपका मिरर है उसमें केवल एक ही ट्रक का पिक आएगा, अगल बगल में क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो गया। ये दिखा रहा है कि यह कम क्षेत्र को दिखाता है, तो देखिए अगर कम क्षेत्र को दिखाएगा तो एक्सीडेंट की जो संभावना होती है बढ़ जाएगी। यह अधिक क्षेत्र को दिखाता है, ये थोड़े से जगह में क्या करेगा, अधिक क्षेत्र को दिखाता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस्कोप में अवतल दर्पण होता है तो टेलीस्कोप में क्या होगा। देखिए मैंने पहले बताया जो पेरिस्कोप होता है उसमें अवतल दर्पण होता है और यूज कहाँ होता है, सैनिक के बंकरों में होता है। ठीक है, तो जो टेलीस्कोप होता है उसमें क्या रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका पहला ऑप्शन है कि उत्तल दर्पण रहेगा, दूसरा है उत्तल लेंस रहेगा, तीसरा है कि अवतल दर्पण रहेगा और चौथा है कि अवतल लेंस रहेगा। तो देखिए जो पेरिस्कोप होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, लेकिन जो टेलीस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब उत्तल लेंस क्यों होता है, तो देखिए मैंने बताया कि जो आपका अवतल दर्पण होता है उसका जो करेक्टर होता है वो उत्तल लेंस से मिलता है। तो पेरिस्कोप में जिस प्रकार से अवतल दर्पण है उसी प्रकार टेलीस्कोप में उत्तल लेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप कि कुछ आपको हेल्प हुआ होगा चीजों को समझने में। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।